हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। तो चलिए, हमने कहा था कि आपको मध्य प्रदेश से संबंधित जो है क्वेश्चंस जो है आने वाले एग्जाम्स में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश में पूछे जा सकते हैं और पूछने की संभावना है। तो सबसे पहले आपके सामने हमारे YouTube चैनल का अगर सब्सक्राइब बटन है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। और आपको मध्य प्रदेश और जीएस में जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे मैं कोशिश करूंगा कि आपसे बने हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए कौन सा विशेष खाद्यान्न उत्पाद कार्यक्रम चालू किया गया है। तो मध्य प्रदेश में जो है ये पुराना है थोड़ा सा। तो मध्य प्रदेश में खाद्यान्न उत्पाद कार्यक्रम चालू करने के लिए थ्रस्ट कार्यक्रम जो है, कौन सा थ्रस्ट कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया गया है। और आप बोलेंगे सर पुराना क्यों पढ़ा रहे हैं, पुराना है। तो मध्य प्रदेश में क्या है, जैसे कि अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में जो है लगभग 11 लाख फॉर्म 12 लाख फॉर्म भरवाए, तो उसमें क्वेश्चन भी आपको वैसे ही लगेंगे। तो क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रिपीटेशन भी नहीं होता है, रिपीटेशन भी नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। लिखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है। तो मध्य प्रदेश में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 70.63% है। मध्य प्रदेश में 2011 की साक्षरता के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कहाँ है, 2011 में साक्षरता दर कितनी है, 70% है। यदि बात की जाए सबसे साक्षर जिले की बात की जाए, क्या की जाए, सबसे साक्षर जिले की बात की जाए, तो आपका जबलपुर आएगा। कौन सा आएगा, जबलपुर आएगा। साक्षर जिला कौन सा है आपका, साक्षर जिला जबलपुर आएगा। मतलब पूरा प्रतिशत वाइज निकलेगा तो जबलपुर का आएगा। किसका आएगा, जबलपुर का आएगा। अगर महिलाओं की बात की जाए, महिला साक्षर की बात की जाए, महिला साक्षर की बात की जाए तो ये भोपाल आएगा। क्या आएगा, भोपाल आएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की रेलवे लाइन में निम्न में से किसके अंतर्गत नहीं, मध्य प्रदेश की रेलवे लाइन निम्न में से किसके अंतर्गत नहीं पड़ती है। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की रेलवे लाइन निम्न में से किसके अंतर्गत नहीं पड़ती है। तो जैसे मध्य प्रदेश में अगर किसी स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या बोलता है, वो पश्चिम मध्य रेलवे आपका स्वागत करता है। तो दक्षिण पूर्वी रेलवे के अंतर्गत भी आता है, पश्चिम रेलवे के अंतर्गत भी आता है और मध्य रेलवे के अंदर भी आता है। तो ये पूर्वी रेल जोन है, ठीक है, ये नहीं आता। तो राइट आंसर क्या होगा, पूर्वी। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको 2 सेकंड 3 सेकंड का पोज दूंगा सोचने के लिए, ताकि आप जो है क्वेश्चन क्या कर सकें, आप सोच सकें और लगा सकें। ठीक है, नेक्स्ट देख लें, कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद कोरंडम का स्थान है। यह खनिज मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलता है और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, किस जिले में। ठीक है, किस जिले में कोरंडम जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, सीधी जो जिला है, सीधी जो जिला है, कोरंडम जो है, कोरंडम जो है सबसे ज़्यादा जो है सीधी जिले में पाया जाता है। सीधी को क्या बोलते हैं, तो सीधी को पहले कहा जाता था कोयला राजधानी। क्या कहा जाता था, कोयला राजधानी कहा जाता था, राजधानी कहा जाता था, कोयला राजधानी। दूसरी चीज, सीधी से क्या हुआ कि सिंगरौली जो है अलग हो गया। क्या हो गया, सिंगरौली जो है, सिंगरौली अलग हो गया है। तो अब जो आपकी कोयला राजधानी है या ऊर्जा राजधानी है, अब क्या है आपकी, सिंगरौली है। क्या है, सिंगरौली है। तो ये हो गया आपकी ऊर्जा राजधानी। क्या हो गई, ऊर्जा राजधानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विंध्य का पठार मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक भूभाग को कहा जाता है। विंध्यन का पठार, ठीक है, इसको भी थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। विंध्यन का पठार जो है मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक भाग को कहा जाता है। तो मध्य भारत का पठार ऑप्शन आपके पास एक है, मध्य भारत का पठार। दूसरा ऑप्शन है आपका बघेलखंड का पठार और तीसरा है रीवा का पठार और चौथा है आपका बुंदेलखंड का पठार। तो मैंने आपको मध्य प्रदेश का जो साइन बनाया था, क्या बनाया था, मध्य प्रदेश का मैप मैंने आपको कहा था कि ये मध्य प्रदेश का मैप बनेगा। ओके, ऐसा डमी बना रहा हूं अभी थोड़ा सा।
ये इस टाइप से और ये ऐसा घूमा, ये ललितपुर वाला हिस्सा, और ये मध्य प्रदेश बन गया। ओके, तो आप क्या पाएंगे कि ये वाला जो हिस्सा है ये मध्य भारत का पठार है, ये हो जाएगा आपका मध्य भारत का पठार हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका मालवा का पठार हो जाएगा, और ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला जो रीजन है आपका, ये हो जाएगा आपका बुंदेलखंड का पठार। कौन सा हो जाएगा? बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, ये आपका बुंदेलखंड का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और ये आपका रीवा पन्ना का पठार। क्या है? रीवा पन्ना का पठार। ये रीवा और ये पन्ना का पठार। रेडी? और ये नीचे आप देख रहे हैं ये आपका बघेलखंड वाला एरिया है। कौन सा है? बघेलखंड वाला एरिया है। बघेलखंड, नर्मदा सोन घाटी ये हो गया आपका, ये नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, ये वाला एरिया हो गया, और ये सतपुड़ा सिरनी हो गया, सतपुड़ा सिरनी हो गया। तो जो आपका क्वेश्चन पूछा है विंध्य का पठार, तो ये वाला हिस्सा जो है विंध्य का पठार कहलाता था, विंध्यन प्रदेश यही वाला कहलाता था, विंध्य का पठार। तो राइट आंसर इज 4 नंबर का। ओके, तो अगर आपको डायग्रामेटिकली अगर क्वेश्चंस याद है तो आप जो है बहुत जल्दी इसे कनेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बेमेल है? ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लिए इसे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? ठीक है, तो पहला है ज्योतिर्लिंग अमरकंटक, उदयगिरी की गुफा, विदिशा, जहाज महल, मांडू है ये। ठीक, और बृहदहरि की गुफा उज्जैन। तो ये राइट आंसर आपके तीनों राइट आंसर है, ये आपके तीनों राइट आंसर है ना। तो जहाज महल जो है मांडू में है, बिल्कुल सही। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में है, बिल्कुल सही। और बृहदहरि की गुफाएं जो है उज्जैन में, बिल्कुल सही। तो ये आपका बेमेल हो गया जो आपका ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, ये अमरकंटक में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बेमेल क्वेश्चन हो गया है, मतलब ये आंसर जो है इसका गलत है। अब ज्योतिर्लिंग की बात की जाए तो कौन सा ज्योतिर्लिंग की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, एक तो आपका उज्जैन में है और एक आपका ओमकारेश्वर खंडवा में मिलेगा। ओके, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। तो इसका बेमेल वाला क्वेश्चन जो होगा ये आपका ये राइट आंसर होगा। ओके, बाकी ये तीनों सही है। तो ऑप्शन में पूछा था कौन सा बेमेल है, कौन सा गलत है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है, इसके 2 खंडपीठ, एक खंडपीठ इंदौर में है तो दूसरा कहाँ है? ठीक है, इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है, इसके 2 खंडपीठ है, एक खंडपीठ इंदौर में है तो दूसरा खंडपीठ कहाँ पर है? तो दूसरा जो खंडपीठ बनाया गया है इंदौर के बाद वो बनाया गया है आपका कौन सा? ग्वालियर में। कहाँ बनाया गया है? ग्वालियर। और जो भोपाल खंडपीठ है वो प्रस्तावित है। क्या है? प्रस्तावित है। ओके, ये राइट इज अ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये राइट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। प्राकृतिक गैस पर आधारित देश का प्रथम उर्वरक संयंत्र मध्य प्रदेश के विजयपुर नामक स्थान में स्थित है। ठीक है, प्राकृतिक गैस पर आधारित संयंत्र मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है? विजयपुर में स्थित है। तो ये विजयपुर जो है, विजयपुर नामक स्थान जो है कहाँ पर, किस जिले में पड़ता है? तो याद होना चाहिए, ये पड़ेगा आपके गुना जिले में। कहाँ पड़ेगा? गुना जिले में। एकदम फैक्ट है, बिल्कुल रट लीजिए। आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, तो देखिए सीहोर जो है इसी के बगल में है, राजगढ़ भी वहीं पास में है, गुना जो है श्योपुर के जस्ट नीचे पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य चंदेलों द्वारा खजुराहो में निर्मित 85 मंदिरों में से अब कितने बचे हुए हैं? मतलब क्या है कि 8वीं से 12वीं शताब्दी में जो है क्या हुआ कि चंदेलों ने जो है मंदिर निर्माण किया। क्या किया है? मंदिर निर्माण किया है। तो जो मंदिर निर्माण किया है तो मुगल शासक द्वारा क्या किया गया था? इन मंदिरों को जो है तोड़ा गया। क्या किया गया? तोड़ा गया। तो अब तक जो मंदिर बचे हैं उनकी संख्या जो है अभी तक 22 काउंट की गई है। क्या की गई है? 22 काउंट की गई। ठीक है, तो खजुराहो जो है कहाँ मिलेगा आपको? खजुराहो जो है आपको किस जिले में मिलेगा? तो खजुराहो आपको मिलेगा छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, वर्तमान में आपको छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर जो है आपके
खजुराहो मंदिर बहुत ज़्यादा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये काउंट किए जाते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है अगर कोई है तो वह है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का खजुराहो मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं, देश में सफ़ेद शेर मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो याद रख लेना आप लोग, सफ़ेद बाघ के लिए जो है अभी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत पूछा गया है। सफ़ेद शेर नहीं होता है, सफ़ेद शेर जो है बिल्कुल नहीं, सफ़ेद बाघ बोल सकते हैं आप लोग। क्या सफ़ेद बाघ जो है कहाँ पाया जाता है? बाघ जो कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के इस राष्ट्रीय उद्यान में जो है पाए जाते हैं। तो ये देख लेते हैं मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में। देखो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा? तो आपको पेंच राष्ट्रीय उद्यान पता होना चाहिए कहाँ पड़ेगा। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा छिंदवाड़ा और सीवनी वाला, क्योंकि आधा जो है कुछ हिस्सा जो है महाराष्ट्र में भी है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है बांधवगढ़। क्या है? बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान संजय डुबरी जिसे बोलते हैं। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें जो है आपको सफ़ेद शेर जो है, सफ़ेद शेर जो है, सफ़ेद बाघ जो है, आपको धारी वाले बाघ जो है देखने को मिलेंगे। और रीवा अगर आता है ऑप्शन में, क्या आता है? रीवा भी आता है। और एक मुकुंदपुर सफारी बनाई गई है, यहाँ पर मुकुंदपुर सफारी बनाई गई है, मुकुंदपुर सफारी बनाई गई है। तो यहाँ भी आपको सफ़ेद शेर देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सफ़ेद शेर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो थोड़ा ऐसे भी और जूम कर दिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? सबसे पहला है देवास इंद्रावती, मतलब पुराने नाम दिए गए हैं, इनके पुराने नाम दिए गए हैं, आपको जो है सुमेलित करना है कि कौन सा सुमेलित। उज्जैन नदी के किनारे बसे हुए क्षेत्र दिए गए हैं। तो आपको पूरा तो याद होता नहीं है, तो इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं कि क्षिप्रा नदी जो है, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, विदिशा जो है बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, पचमढ़ी तवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ गलत आंसर क्या हो जाएगा? देवास जो है ये बेमेल है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? देवास। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा बेमेल है? यहाँ पर भी वही पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? तो सबसे पहला क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है राजघाट बांध बेतवा नदी पर बना है। राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पर बना है। दूसरा ऑप्शन है गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है। बारना बांध जो है नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और बाण सागर बांध जो है सोन नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो गांधी सागर बांध जो है, गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर बना है। इसमें चारों आंसर जो है बारना चारों आंसर इसमें जो है सही है। ठीक है, चारों आंसर क्यों? क्योंकि देखो राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, राइट आंसर है। और बारना बांध भी नर्मदा नदी पर है और बाण सागर बांध भी सोन नदी पर है। तो चारों आंसर राइट है। अब इसमें थोड़ा सा ऑप्शन देने में जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो चारों ऑप्शन इज राइट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा बेमेल है? ठीक है, इसमें भी वही पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? तो पहला ऑप्शन है आपका कपिल धारा। क्या पूछा है उसने? कपिल धारा भानगढ़, कपिल धारा भानगढ़। सबसे पहली बात तो ये भानगढ़ जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पर है? भानगढ़ ये आपका पड़ेगा राजस्थान में पड़ेगा। तो ऑप्शन से ही एक क्वेश्चन बेमेल हो गया, ये होगा कपिल धारा। तो कपिल धारा यहाँ है, नर्मदा नदी पर है। बेड़ा घाट जलप्रपात जो है जबलपुर में, बिल्कुल राइट। चचाई जलप्रपात रीवा में पड़ता है। बीहड़ नदी पर, कौन सी नदी पर? पीहड़ नदी पर। दुग्ध धारा अमरकंटक में है। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया आपका कौन सा? कपिल धारा जो है भानगढ़ में है, तो बिल्कुल ये गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवास युक्त झुग्गी मुक्त नामक आवास परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश से किस शहर से की गई है? तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो ये जो है 2018 में शुरुआत की गई थी इस योजना की। तो देखिए सबको आवास क्या है? सबको आवास जो है, सबको आवास के तहत जो है यह योजना का आरंभ किया गया था। 2017 की बात है, 16-17 की बात है। ये सबको आवास योजना का
आरंभ किया गया और कहाँ से शुरू किया गया था? भोपाल से शुरू किया गया था। जितने भी झुग्गी बस्ती वाले थे उनको जो है 1 BH का जो है फ्लैट जो है दिया जा रहा था और इसमें फॉर्म भरवाए जा रहे थे। दूसरी चीज कि झुग्गियां क्यों बनती है? तो झुग्गियां बनती है माइग्रेशन से। किससे बनती है? माइग्रेशन से बनती है। व्यक्ति काम की तलाश के लिए शहर की ओर जाता है। कहाँ जाता है? शहर की ओर जाता है और कुछ कंपनीज में कुछ जगह मजदूरी से कार्य करता है और उसके बाद जो है आसपास झुग्गियां बना लेता है। क्या बना लेता है? झुग्गी। देखो झुग्गी और झोपड़ी में क्या अंतर है? तो झोपड़ी जो होती है वो घास फूस की बनाई जाती है और झुग्गी जो है कुछ थोड़ा सा क्षेत्र में, कुछ थोड़े से क्षेत्र में कुछ ईंट के द्वारा जो है कुछ आकृति बनाकर जो है 2 खन 1 कमरे का वो मकान बनाकर जो है, लेकिन कच्चा होता है। ये भी क्या होता है? कच्चा होता है, उसमें बनाकर रहना। ठीक है, तो हर जगह आपको झुग्गियां नजर आएगी शहरों के आसपास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो पूरे विश्व में अपने ढंग का प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है ना? की गई। ग्रामोदय विश्वविद्यालय की बात की गई तो ग्रामोदय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में जो है कहाँ जो है स्थापित किया गया? तो ग्रामोदय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में चित्रकूट में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया? चित्रकूट में स्थापित किया। चित्रकूट कहाँ पड़ता है? तो सतना जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सतना जिले में पड़ता है। सांची कहाँ पड़ता है? तो सांची जो आपका है ये पड़ेगा आपका विदिशा में विदिशा बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा, ये पड़ेगा रायसेन में। कहाँ पड़ेगा? रायसेन। आपको लगेगा भले विदिशा, रायसेन आपको लगेगा भले विदिशा, क्योंकि देखिए जैसे ही आप सांची उतरने के लिए जाओगे तो वहां पर स्टेशन होगा विदिशा स्टेशन। कौन सा होगा? विदिशा। लेकिन जो रायसेन जिला है वहां की बॉर्डर जो है सांची जिले तक, सांची स्थल तक लगी हुई वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। उज्जैन एक अपने आप में एक जिला है और मांडव जो है, ठीक है, इसे मांडू के नाम से फेमस है, जो मध्य प्रदेश में सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय के नाम से, सिटी ऑफ जॉय के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, मांडू। और ये किस जिले में आता है? तो ये आता है धार में। किस में आता है? धार में। अब धार में कौन सी चीज फेमस है? तो धार में जो है सिटी ऑफ जॉय तो बहुत सारे महल है, हवा महल है। ठीक है, कौन सा महल है? हवा महल है। दूसरी चीज मांडू जो है एक दार्शनिक स्थल है, मतलब आर्ट एंड कल्चर का एक अच्छा प्रमाण प्रदर्शित करता है। बाघ की गुफाएं क्वेश्चन आता है। बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? तो बाघ की गुफाएं जो है कहाँ पर है? बाघ की गुफाएं जो है आपको मांडू में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? मांडू में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विश्वविख्यात खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया था? ठीक है, तो कौन सी शताब्दी में करवाया था? तो मैंने आपको बताया था किस शताब्दी में करवाया था। अब यहाँ पर इनका क्या पूछा गया है? ईयर पूछा गया है, किसके मध्य करवाया था चंदेल शासकों ने? तो आंसर है 1001 ईसापुरी से 1026 ईसापुरी के मध्य जो है इन्होंने इनका निर्माण करवाया था। ओके, ठीक है, तो सबसे पहला जो आंसर है, ये तीसरे नंबर का जो आंसर है ये राइट होगा। इसे आप कंठस्थ कर लीजिए। क्या कर लीजिए? कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन तो सिरे से गलत है। पहला ऑप्शन क्या है? सिरे से गलत है। 1486 से 1516 इसके मध्य तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस समय तो पता है हमारे यहाँ किनका प्रवेश हो गया था? हमारे यहाँ जो है पुर्तगालियों का प्रवेश हो गया था। पुर्तगाली जो था, पुर्तगाली लोग जो थे उनका प्रवेश हो गया था। क्यों? क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा भारत आ गया था ना। 950 से 1050 ईसा पूर्वी, तो 1050 के बीच में 1100 के बीच में जो आपको पता होना चाहिए कि गौरी ने जो है हम पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था और मोहम्मद गौरी का दास जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था, जो कि पहला मुगल शासक, लेकिन कैसा था? दास था। क्या था? दास। तो यहीं से शुरुआत हो जाता है गुलाम वंश का। क्या जाता है? गुलाम वंश। ठीक है, तो याद रखना गुलाम वंश जो है सबसे पहले जो है आया है। गुलाम वंश के बाद कौन आया? खिलजी आया। कौन आया? खिलजी वंश आया। खिलजी वंश के बाद कौन आया? तुगलक वंश आया। कौन सा वंश आया? तुगलक। ठीक है, कौन सा वंश है? खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। एक बार फिर से लिख देता हूं ना, गुलाम वंश, गुलाम वंश 1191 याद रखिएगा, तराइन का पहला युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है इस युद्ध में जीत गया था और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और तराइन के दूसरे युद्ध में जो है चौहान जी हार गए, है ना। और यहाँ पर मुगल गुलाम वंश की नींव रखी। गुलाम वंश के बाद आता है तुगलक वंश। कौन सा आता है? तुगलक वंश।
उसके बाद आता है खिलजी वंश, खिलजी वंश, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक, ये पहले आएगा ना, एक मिनट फिर से कर लेते हैं। पहले है गुलाम वंश, याद कर ही लेना आप लोग, गुलाम वंश, खिलजी वंश, खिलजी वंश, फिर आता है तुगलक वंश, फिर आता है सैयद वंश, सैयद वंश, और फिर आता है आपका लोधी वंश। कौन सा आता है? लोधी वंश, ठीक। तो ये 5 वंश आपको याद रखना है, 3, ये 4 और ये 5, और यहाँ पर जो है 1526 याद रखिएगा, ठीक है। इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य जो है युद्ध हुआ, इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य युद्ध हुआ, और इस वंश की हस्ती ही खत्म हो गई, और इसके बाद जो है मुगल वंश, मुगल एम्पायर, मुगलास एम्पायर स्टार्ट हो जाता है भारत में। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि लोधी और इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में जो है कौन सा युद्ध हुआ था। मैंने सन बता दिया है 1526, और दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था, और ये युद्ध हुआ था अकबर मात्र 14 साल का था इसमें, और बैरम खां के संरक्षण में युद्ध लड़ा गया, और हेमू के बीच में युद्ध था ये, ठीक है। ये युद्ध दूसरा और तीसरा था 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, है ना, और मराठों के बीच में ही हुआ था, मराठों के बीच में। तो आप अंदाज़ा लगाइए और बताइए कमेंट करके कि कौन सा युद्ध जो था इनके बीच में लड़े गए, और ये पहला, दूसरा, तीसरे युद्ध के नाम से इतिहास में विख्यात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो सबसे पहला ऑप्शन में है डोलामाइट। तो हाउ इज़ पॉसिबल डोलामाइट मध्य प्रदेश में होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है। तो सीरियस है, आपको नहीं भी पता है तो आप लोग देखेंगे कैसे आप क्वेश्चन को लगाते हैं, कैसे आंसर क्लिक करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तब भी। अगला है अभ्रक, ये भी नहीं, इसकी भी खदानें नहीं है। बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो बिल्कुल नहीं। तो ये भी हमारे यहाँ नहीं पाया जाता। तो आंसर क्या होगा? मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। तो मैग्नीज की खदानें जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, किस जिले में है, आप ये कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है बेमेल है? अब इसका आंसर आपको टिक करना है, कौन सा जोड़ा बेमेल है। अमलाई कागज उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, सबसे पहला ऑप्शन है। ठीक है, भीमबेटिका मैग्नीज उत्पाद के लिए है। मझगवा हीरा उत्पाद के लिए है। बड़ा बेलाडीला लोह अयस्क उत्पाद के लिए। तो यहाँ पर जो पहला आंसर है अमलाई कागज उत्पाद के लिए, तो बिल्कुल सही, कागज उत्पाद के लिए मील है। और दूसरा है भीमबेटिका। तो भीमबेटिका जो है एक शैल चित्र गुफा है। शैल चित्र जो है गुफा है। ठीक है, एक गुफा है। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा आपका? भीमबेटिका। ठीक है, दूसरा और तीसरा। देखिए, नहीं पता होने के बावजूद भी जो है आपने आंसर क्लिक किया, ना पता होने के बाद भी आंसर क्लिक किया। इसका मतलब ये है कि आपको एलिमिनेशन थ्योरी, अगर चीज़ें पता है आपको, तो आपको नहीं मालूम होने के बाद भी अगर ऑप्शन हटा के आप लगा लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2001-2011 के दौरान इंदौर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है, जिसमें 32.7% जो है परसेंटेज रहा है। इस दिशा में दूसरा स्थान किस जिले का है? देखिए, इंडिया डेमोग्राफी, इस डेमोग्राफी के अंतर्गत जो है
क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखना कि 2011 की जनगणना, अब 2011 के बाद जनगणना कब होगी, तो 2011 के बाद जनगणना जो है 2021 में होनी थी। कब होनी थी? 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से डिले हो गई। इसका मतलब यह है 2022 में जो है अब जनगणना होगी। तो याद रख लीजिए, अगर अभी पेपर नहीं निकला तो पूरे डेटा जो है बदल जाएंगे, उसके बाद पूरा का पूरा आपको फिर से याद करना पड़ेगा। ओके, डन है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में आंसर क्या होगा। तो जो है दूसरा जिला जो है झाबुआ है, जो जनसंख्या में वृद्धि के मामले में दूसरे नंबर का जिला है। ओके, तो राइट आंसर इज झाबुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न सिंचाई परियोजनाएं मध्य प्रदेश और उसके निकटवर्ती राज्य की मुख्य संयुक्त परियोजनाएं हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? मतलब कौन सा जोड़ा जो है बेमेल है, कौन सा जोड़ा जो है मेल नहीं खाता है, आपको यह बताना है। तो सबसे पहला है बाघ परियोजना। बाघ परियोजना महाराष्ट्र के साथ है, बाघ परियोजना महाराष्ट्र के साथ है। सपनाई परियोजना उड़ीसा के साथ है। राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश के साथ है। साकेदान परियोजना गुजरात के साथ है। तो याद रखिएगा, ये बाघ परियोजना तो बिल्कुल मध्य प्रदेश का जो है महाराष्ट्र के साथ है। सपनई परियोजना उड़ीसा के साथ है, बिल्कुल सहयोग से चली जा रही है। अब ये उड़ीसा जो है सहयोग से क्यों, तो ये देखिए पहले छत्तीसगढ़ एक ही था। ओके, राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश, ये साकादेही परियोजना गुजरात के साथ बिल्कुल नहीं। तो गलत आंसर क्या होगा आपका? साकेदाना। ठीक है, साकेदाना परियोजना, तो गलत आंसर होगा साकेदाना। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि साकेदाना परियोजना क्या है और किसके साथ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में कुल जो है राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान, 25 अभ्यारण्य है। ये मध्य प्रदेश के कुल वन के लगभग कितने प्रतिशत भाग में है? तो देखिए, वर्तमान की दृष्टि में देखा जाए तो राष्ट्रीय उद्यान बढ़ के 10 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं। और अभ्यारण्य की भी संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। तो ये मध्य प्रदेश में कुल कितने वन के लगभग कितने प्रतिशत भाग में है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये लगभग 14.9% भाग में जो है स्थित है। 14.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिहीन निर्धन महिलाओं की सहायता के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिहीन निर्धन महिलाओं के लिए, जिन महिलाओं के घर में जो है भूमि नहीं है, जिनके परिवार में जो है खेती नहीं है, उनके लिए जो है कौन सी योजनाएं जो है चलाई जा रही है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयुष्मती योजना चलाई जा रही है। याद रखना, आयुष्मान जो है हमारे स्वास्थ्य से संबंधित योजना है, जिसमें 5 लाख तक का बीमा जो है आपको दिया जाता है, सालाना 5 लाख का। और यह आयुष्मती योजना जो है महिलाओं के लिए है, सशक्त महिला, महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा अंत्याधिक कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है? अंत्याधिक कार्यक्रम जो है मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है, किस नाम से जाना जा रहा है? तो देखिए, मध्य प्रदेश में ज़्यादातर काम जो है, अगर कोई भी काम हुआ है तो किसके नाम पर हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार के द्वारा सबसे ज़्यादा काम किए गए हैं तो वो किए गए दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर मध्य प्रदेश और भारत सरकार ने बहुत सारा काम किया है। जैसे कि मध्य प्रदेश और भारत सरकार ने जो है गुजरात में एक पोर्ट पाया जाता है जिसका नाम था कांडला। क्या था? कांडला। उसका नाम भी बदल दिया है और क्या कर दिया है? दीनदयाल उपाध्याय। क्या कर दिया है? दीनदयाल उपाध्याय जो है पोर्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। तो काफी नाम परिवर्तित हुए हैं। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में कौन सा अंत्योदय कार्यक्रम है, सॉरी है ना, ये अंत्योदय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की कौन सी सिंचाई परियोजना राज्य की प्रथम अंतरघाटी परियोजना में शामिल है? प्रथम अंतरघाटी परियोजना में शामिल है तो मध्य प्रदेश की काली सरार सिंचाई परियोजना पहला ऑप्शन है। देजला देवड़ा सिंचाई परियोजना, चोरल सिंचाई परियोजना जो चोरल नदी पर है, और सिंहपुर बैराज परियोजना। तो देखिए, जो चोरल नदी पर स्थित जो है वो परियोजना प्रथम घाटी परियोजना के रूप में शामिल की गई है। तो राइट आंसर इज चोरल परियोजना। क्या है? चोरल परियोजना। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपकी सरकार आपके द्वारा नामक योजना पूरे मध्य प्रदेश में कब लागू की गई? आपकी योजना जो है मध्य प्रदेश में जो है कब लागू की गई? तो मध्य प्रदेश में जो है 1 नवंबर 1989 में जो है ये योजना लागू की गई है। क्या की गई है? ये योजना जो है लागू की। एक बार देख लीजिए, आपकी सरकार
आपके द्वारा मामक योजना पूरे मध्य प्रदेश में कब लागू की गई है? तो 1 नवंबर जो है 1990 में जो है ये लागू की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विवादास्पद नर्मदा सागर परियोजना के अंतर्गत नर्मदा सागर बांध खरगोन जिले में कहाँ निर्माणरत है? ठीक है, विवादास्पद नर्मदा सागर परियोजना, विवादास्पद नर्मदा सागर परियोजना जो है ये विवादास्पद रही है क्योंकि देखिए इस क्षेत्र में क्या हुआ है कि हरसुद जो है डूब में जा रहा था। ठीक है, हरसुद जो है क्या हो रहा था? डूब में जा रहा था। खंडवा जिले में आता है हरसुद, किस में आता है? खंडवा जिले में आता है, एक तहसील जैसा कस्बा क्षेत्र था, सॉरी। तो ये जो है डूब में जा रहा था। अब डूब में जा रहा था तो बहुत ज़्यादा ये विवादास्पद हो गई। विवादास्पद इसलिए हो गई क्योंकि बहुत से भारत के जो पर्यावरणविद जो है व्यक्ति हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इसके, इसे रोकने के लिए जो है पार्टिसिपेट किया गया। लेकिन क्या होता है कि हम जब तक हमें आगे बढ़ना है तो हमें कुछ ना कुछ जो है हमें सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। क्या कराने होंगे? सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। तो मेधा पाटकर जो है पर्यावरणविद जो है इसमें जो है शामिल हुई थी और इसमें आमिर खान का भी नाम आता है, वो भी जो है इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये विवादास्पद नर्मदा सागर परियोजना जो है बहुत समय, खरगोन जिला मतलब आधा खरगोन में आता है ये बांध और कुछ हिस्सा आता है आपका खंडवे में, तो दोनों चीजें हैं इसमें। तो इसका नाम था पुनासा। क्या नाम था? पुनासा। तो ये बहुत विवादास्पद रही थी। नेक्स्ट देखते हैं, 1 नवंबर 1956 से अब तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर लगातार सर्वाधिक काल तक कौन बने रहे? ठीक है, 1 नवंबर 1956 से अब तक। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति है जी जिनका नाम जो है सबसे ऊपर आता है। तो हमारे वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री जो है, ठीक, वर्तमान में हमारे जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान 1 नवंबर 1956 से अब तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर लगातार सर्वाधिक काल तक कौन बने रहे? तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए ऑप्शन में आएगा शिवराज सिंह चौहान। सिंह चौहान ज़्यादा समय तक जो है मध्य प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, और रहे क्या, वर्तमान में है भी। नेक्स्ट देख लेते हैं, पुरी उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की भांति मध्य प्रदेश के उमरी मडखेरा में सूर्य मंदिर है। बहुत बढ़िया। ये स्थान किस जिले में है? तो ये स्थान जो है कोणार्क मंदिर जो है, कोणार्क मंदिर कहाँ है? आपके उड़ीसा में है कोणार्क मंदिर। और ये जो है ये जो मंदिर है तो मध्य प्रदेश में किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में जो है ये मंदिर स्थित है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में ये मंदिर जो है स्थित है। ठीक है, विदिशा में भी नहीं है, उज्जैन में भी नहीं है, मंदसौर में भी नहीं है, यह है टीकमगढ़ में। कहाँ पर है? टीकमगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आदिवासी कला, लोक कला और पारंपरिक कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो आदिवासी में मध्य प्रदेश द्वारा जो है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है कौन सा सम्मान जो है दिया जाता है? तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले आदिवासी में आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है और ये आदिवासी में है। तो मध्य प्रदेश की 3 जो जनजाति है वो अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। तो अगर नॉर्थ की बात करें मध्य प्रदेश में और साउथ की बात करें, ईस्ट की बात करें और वेस्ट की बात करें, तो नॉर्थ में पाई जाती है सहरिया। कहाँ पाई जाती है सहरिया? तो ये पाई जाती है ग्वालियर में पाई जाती है, भिंड, मुरैना और आपके दतिया जैसे जिलों में पाई जाती है। और सबसे नीचे पाई जाती है बैतूल आपका छिंदवाड़ा है, हरदा है, यहाँ पाई जाती है कोरकू। कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोरकू। और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक जनजाति जिसका नाम है भारिया। कौन सी है? भारिया जनजाति। ठीक है, और वेस्ट में पाई जाती है झाबुआ, अलीराजपुर। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जनजाति पाई जाती है कौन सी? तो यहाँ पर पाई जाती है आपकी भील जनजाति। ठीक है, भील। और इधर साइड बैगा और कोल जनजाति पाई जाती। कौन सी जनजाति पाई जाती? कोल। तो मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में आदिवासी कला, लोक कला, पारंपरिक कला क्षेत्र में देश में सरकार द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? तो ये सम्मान जो है मध्य प्रदेश में तुलसी सम्मान दिया जाता है। अब इसमें जो भील जनजाति है ना, तो भील जनजाति में एक कला है जिसका नाम है पिथौरा। क्या नाम है? पिथौरा कला।
और वर्तमान में जो है पिथौरा कला से संबंधित जो है क्वेश्चन आया भी है। तो भूरीबाई जो है एक आदिवासी है और एक भील जनजाति की आदिवासी है, जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है? तुलसी सम्मान दिया जाता है सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें पारंपरिक लोक कला के लिए। ओके, डन है। तो ये चीजें पता होना चाहिए। भारिया जनजाति, ठीक है, भारिया जनजाति मध्य प्रदेश में टीबी ग्रस्त जनजाति है, मतलब क्षय रोग जनजाति जो है क्षय रोग से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश में जो है क्षय रोग से संबंधित जो है ये जनजाति है। ओके, ठीक है। तो वर्तमान में क्वेश्चंस जो है बन सकता है। ओके, चलिए, अगर आप जो है अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और जैसे ही अगर आप बाहर निकलते हैं तो अपनी सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखें, 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, है ना? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी ऐसा मौसम जो है, सीज़न चल रहा है जिसमें कोरोना जो है पैर पसार रहा है और इससे जो है बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है। तो कृपा करके आप लोग जो है मास्क पहनकर निकलें और दूसरी चीज़ थोड़ा दूरी बनाए रखें। और ज़्यादा हो सके तो आप ऑनलाइन भी स्टडी कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, ठीक है। और यदि निकलना पड़ ही रहा है आपको तो थोड़ा ध्यान दें अपनी सेहत पर भी। और निकल रहे हैं तो बिल्कुल आप थोड़ा खाकर निकलें ताकि कोई भी एंटीबायोटिक या बैक्टीरिया जो है आप पर असर ना करे, क्योंकि वायरस कभी मरता नहीं है। क्योंकि वायरस क्या है? एक नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कड़ी है। क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, मतलब सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। वायरस जो है अगर वातावरण में खुली अवस्था में पड़ा है तो ये जो है कैसा रहेगा? ये निर्जीव की फॉर्म में रहेगा, मतलब नॉन लिविंग के फॉर्म में रहेगा। और यदि इसे कोई होस्ट मिल जाता है, क्या मिल जाता है? होस्ट कौन होते हैं सबसे अच्छे? एक तो पेड़ पौधे होते हैं और हम होते हैं। क्या होते हैं? हम होते हैं। तो बहुत जल्दी इसे कवर अप कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भोपाल के निकट मंडी द्वीप में देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस देश के सहयोग से जो है ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना जो स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जापान के सहयोग से, ठीक है। तो जापान की राजधानी जो है टोक्यो है। क्या है? टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर निम्न में से किस भाग में स्थित है? तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ जो है सर्वाधिक जो है किस स्थान पर है? तो सबसे पहले ये धूपगढ़ जो है ये होशंगाबाद में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? होशंगाबाद में पड़ती है। और होशंगाबाद में पड़ती है उसके साथ साथ किसकी ऊंची चोटी है? तो ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी की ऊंची चोटी है। तो सतपुड़ा के पश्चिम में मैकल श्रेणी है, पूर्व में मैकल श्रेणी है। और जो रीवा पन्ना का पठार है ऊपर पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? ऊपर पड़ेगा। और मध्य उच्च प्रदेश जो है आपके जो है रीवा पन्ना के बगल में। और पूर्वी पठार तो आपको पता है किस साइड पड़ेगा? आपका बघेलखंड वाला एरिया। कौन सा एरिया? बघेलखंड वाला एरिया, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ? तो चंबल नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश में जानापाव निम्नलिखित में से किस श्रेणी का हिस्सा है? जानापाव याद रखिएगा। तो जानापाव जो है मालवा, ठीक है। इसे भी आप लोग अगर मैप आपने अगर अच्छे स्टडी किया होगा तो मैप से आप काफ़ी चीज़ें क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। तो जानापाव जो है आपका कहाँ पर मिलेगा आपको? तो जानापाव जो मिलेगा आपको जानापाव मिलेगा आपको मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? मालवा का पठार, ठीक है। तो ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो दी है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, रीवा पन्ना का पठार, मध्य उच्च प्रदेश, तो इसमें आपको मालवा का पठार ऐड करना पड़ेगा, तब राइट आंसर आपका ये वाला आएगा, ठीक है। तो 5वां नंबर का ये मैंने ऑप्शन दे दिया आपको। ये आंसर गलत है, इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, चारों गलत ऑप्शन, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कभी कभी मिसप्रिंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन में दिखा है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सबसे पहला है अमरकंटक। तो सिरे से गलत कहना है आपको। क्यों? क्योंकि तो अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। एक तो निकलती है जोहिला, कौन सी निकलती है? जोहिला। और दूसरी निकलती है सोन, कौन सी निकलती है? सोन। और तीसरी नदी निकलती है आपकी कौन सी?
नर्मदा। कौन सी निकलती है? नर्मदा। ठीक, तो ये तीनों जो है अमरकंटक से निकलती है, तो ताप्ती से क्वेश्चन ही उठता। अगला है राजपीपला। कौन सी है? राजपीपला। तो राजपीपला जो है सतपुड़ा के पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। राजपीपला जो श्रेणी है सतपुड़ा के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, तो बिल्कुल ये सिरे से गलत है। जाना पाव, तो जाना पाव मध्य भारत के पठार में है। कहाँ पर? सॉरी, मध्य भारत नहीं, ये है आपका मालवा के पठार में। किस में है? मालवा के पठार में है। मालवा के पठार में है। और जाना पाव पहाड़ी से कौन सी निकलती है भाई? तो जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बचा वाला आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? मुल्ताई। तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई क्षेत्र, बैतूल जिला, कौन सा जिला? बैतूल जिले से आपकी ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती। तो ऐसे क्लिक करना है आपको। क्या करना है? ऐसे क्लिक करना है। तो आंसर जो है अपने आप जो है ऑप्शन हटाकर भी कर सकते हो इससे आप। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रीष्म काल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ग्रीष्म काल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान, ग्रीष्म काल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान जो है कौन सा है? तो पहला ऑप्शन जो है सतना दिया है। क्या दिया है? सतना दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका नीमच दिया है। और तीसरा ऑप्शन दिया है आपका, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका कौन सा? जबलपुर दिया है। और चौथा दिया है ग्वालियर दिया है। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखना है कि जो वस्तु जितनी अच्छी उष्मा की अवशोषक होती है वो उतनी अच्छी उष्मा की उत्सर्जक भी होती है। जैसे पानी जो है देर से क्या होता है? देर से गर्म होता है, तो देर से क्या होता है? ठंडा भी होता है। और जो ऑयल होता है, तेल जो होता है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, जल्दी क्या हो जाता है? गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले रीजन में जो है बारिश की मात्रा जो है कम है। लगभग कितनी बारिश होती है? 55 से 60 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। बाकी क्षेत्रों में बारिश अच्छी होती है। इसका मतलब ये है कि ये उष्मा का अवशोषक है, तो उत्सर्जक भी होगा। तो ग्रीष्मकालीन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गर्म स्थान आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो सर्वाधिक गर्म स्थान आपको मिलेगा ग्वालियर में। लेकिन सबसे ज्यादा तापांतर आपको देखने को मिलेगा गंज बासोदा का नाम आता है। किसका आ जाता है? गंज बासोदा। याद रखना, गंज बासोदा है ना। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ, गंज बासोदा, बासोदा का नाम पहले आता है। ओके, तो नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान। अब मैंने आपसे कहा था कि जो वस्तु उष्मा की जितनी अच्छी अवशोषक होती है उतनी अच्छी उत्सर्जक भी होती है। तो शीतकाल में, ठंडे काल में तो आपको पता होगा कि ठंड में जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मध्य प्रदेश में कहाँ गिर जाता होगा? तो आपने सुना होगा किस क्षेत्र में जो है हमारा जितना ज़्यादा ऊंचाई, आपको ऊंचाई भी देखना पड़ेगा, हाइट भी जितनी ज़्यादा जाएगी तो टेम्परेचर 1 डिग्री कम होगा, है ना। तो लगभग आपके 8-10 किलोमीटर तक 1-1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो जाता है? बढ़ने लग जाता है। ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन है मंदसौर, सिरे से हट जाएगा। जबलपुर, पंचमढ़ी और ग्वालियर, तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहाँ मिलेगा आपको? पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है हिल स्टेशन? तो ये पड़ता है आपका होशंगाबाद में। कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद में। ठीक है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पंचमढ़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, खरमोर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, खरमोर पक्षी के लिए जो है मध्य प्रदेश का प्रमुख जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है, जिसमें जो है खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका सैलाना। कौन सा है? सैलाना। सैलाना पक्षी विहार जो है ये जो है खरमोर पक्षी के लिए जो है विख्यात है। चलिए कमेंट कर बताइए कि सैलाना जो है अभ्यारण्य सेंचुरी, ये मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान सैलाना। ठीक है, पहली बात तो ये है क्वेश्चन थोड़ा गलत पूछा गया है, इसमें राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, सेंचुरी है। ठीक है, क्या है? सेंचुरी है। सेंचुरी मतलब अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य लिख देता हूँ मैं, अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये अभ्यारण्य कहाँ है आपको कमेंट करके बताना है किस जिले में है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग मध्य प्रदेश में जो है कब बना था? तो ये बना था 1953 में बन गया था मध्य प्रदेश में। ठीक है, और 1956 में जो है इसने जो है अपनी रिपोर्ट दे दी, 1956 से पहले दे दी हालांकि। और उसके बाद जो है इनकी अनुशंसा पर जो है मध्य प्रदेश का गठन हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है वो भाषा के आधार पर हुआ है। किस आधार पर हुआ है? भाषा के आधार पर जो है, भाषा के आधार पर जो है मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। ओके, और DKM पानीकर जो है ना, और हृदय लाल कुंजरू जो है, इसमें जो भी ऑप्शन दिए हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए पुनर्गठन आयोग जो था उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे, है ना।
डॉक्टर फजल अली थे, और उनके जो सहयोगी सदस्य थे तो ये पंडित हृदयनाथ जो कुंजरू था ना, कुंजरू जो था वो जो इनके सदस्य के रूप में थे, और एम पनिक्कर जो है, के एम जो पनिक्कर जो है आपका लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो है ये उसके मेंबर्स थे, है ना। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस वृक्ष से गोंद प्राप्त होती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष से जो है गोंद प्राप्त होती है? तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए, गोंद किससे प्राप्त होती है। तो बिल्कुल आप लोग एक बार सोच लीजिए, आपको 2 सेकंड का समय देता हूं मैं आपको। तो कौन से जो है गोंद मिलेगी आपको? तो देख लीजिए, गोंद आपको बबुल से मिलेगी, छाबड़ा से मिलेगी, खैर से मिलेगी, सागौन से मिलेगी। तो सागौन से तो गोंद मिलने से रही नहीं, है ना। खैर से भी नहीं मिलती है। ये छाबड़ा जाए नया वृक्ष है, तो आपको दोनों में लगाना है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बबुल। तो बबुल से आपको क्या मिलती है? गोंद मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है, मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता सर्वाधिक निम्न में से किस उद्योग में प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो बिल्कुल इजी आंसर है। क्वेश्चन ये भी पता होना चाहिए, तेंदुपत्ता उद्योग जो है हमारे यहाँ कहाँ फूला फला है? तो तेंदुपत्ता उद्योग जो है जबलपुर में जो है इसका मुख्यालय है, तो वहां पर सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता उद्योग जो है फूला फला है। दूसरा चमड़ा उद्योग, तेंदुपत्ते से चमड़ा तो आप बनाएंगे नहीं, तो ऑप्शन जो है सबसे पहला एलिमिनेट हो गया। लाख जो है, लाख के पेड़ जो अलग होते हैं उससे भी आप लाख नहीं बनाओगे ना, तेंदुपत्ता से लाख थोड़ी बनती है। अगला है गोंद, तो गोंद तो अभी बता दिया मैंने आपको। जैसे कि मैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन पे जाता हूं, तो प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था निम्न में से किस वृक्ष से आपको गोंद प्राप्त होती है? तो बबुल से गोंद प्राप्त होती है। तो बिल्कुल आप तेंदुपत्ता से गोंद तो प्राप्त कर नहीं सकते, ठीक है। तो बचा क्या आपका? बीड़ी उद्योग। कौन सा? बीड़ी। तो बीड़ी किससे बनाई जाती है? तेंदुपत्ता से बनाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला था संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो सोच कर देखिए, संजय राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था क्या? दूसरा है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान जैसे संजय डुबरे के नाम, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा ये मिलेगा आपको शहडोल तरफ। दूसरा है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा किसली कहाँ मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपको कहाँ? ये मिलेगा आपको मंडला में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मंडला। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे पहले स्थापित किया गया। और कान्हा किस जिले में है? कान्हा जो है राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो ये है मंडला जिले में। किस जिले में है? मंडला जिले में, ठीक है। तो ये राइट आंसर कौन सा होगा? मंडला होगा। कौन सा होगा? मंडला होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है? ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है और कितने राज्यों से जो है होकर जाती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है और कितने राज्यों से होकर जाती है। अगर ये पता हो जाता है तो इससे आप ये देख सकते हैं कि कहाँ से जो है नर्मदा नदी निकल रही है और किन किन क्षेत्रों से होकर जा रही है, ठीक है। तो आपको मैं 10 सेकंड का समय देता हूं, जल्दी से ऑप्शन क्लिक कीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा? सबसे पहला ऑप्शन है नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बुरहानपुर और मंडला, है ना। तो यहां पर एक चीज क्लियर है कि कौन सा क्षेत्र नहीं है, मतलब एक आंसर होगा। तो चलिए यहां पर मैं मध्य प्रदेश का मैप बना देता हूं, है ना, ड्रॉ कर देता हूं। आप इसे देखकर जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहां पर जो है नर्मदा नदी जो है कहां से नहीं निकलती है, ठीक है। ये ठीक है, थोड़ा सा डमी बनाया, थोड़ा सा बेकार सा बनाया ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर आपका बुरहानपुर है, तो बुरहानपुर खंडवा से टूटकर बना है। किससे टूटकर बना है? खंडवा से टूटकर बना है। और ये रहा आपका बुरहानपुर, केले के लिए बहुत फेमस है बुरहानपुर, और बुरहानपुर की मिर्चियाँ बहुत फेमस है, ओके। तो ये यहाँ से ये निकली है नर्मदा, ऐसे करके ये वाला हिस्से से होकर जो है आपके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है और यहाँ से निकलती है क्या? ताप्ती। तो क्वेश्चन का आंसर देखिए, ताप्ती बसा हुआ है, ताप्ती के किनारे बसा हुआ है बुरहानपुर, है ना। तो सिरे से एक क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, बाकी यहाँ से जाती है ना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बुरहानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, है ना। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा में असमानता प्रमुख कारण क्या है ना? समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, राज्य की भौतिक बनावट और वनों का असमान वितरण। तो आप लोग लॉजिक लगा सकते हैं इसमें क्या आंसर आएगा। ये लॉजिकली क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, लॉजिकली क्वेश्चन है कि इसमें रीजन क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है, माफी चाहूंगा ना, सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो क्या दिया है?
कि समुद्र तट से दूरी, तो समुद्र तट से दूरी कोई रीज़न हुआ का है, कोई रीज़न है समुद्र तट से दूरी, क्योंकि हवाएं जो चलती है, अगर ये मध्य प्रदेश अगर देखा जाए, अगर भारत का पोजीशन अगर देखा जाए, ये गुजरात है और गुजरात के बाद ये हिस्सा और ये आपका पूरा कौन सा इस एरिया पड़ता है, ये पश्चिमी घाट पड़ता है, वेस्टर्न घाट। तो ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट है और ये आपका साउथ है। कौन सा है? साउथ है। तो यहाँ से अगर समंदर से हवा आ रही है, मतलब वेस्ट साउथ से अगर जो कोई हवा आ रही है, तो ये रीजन जो है यहाँ से सीधी निकल जानी चाहिए, यहाँ टकराती है तो यहाँ पर सबसे पहले बारिश कराती है, फिर आगे बढ़ती है, दबाव जो है मानसून आगे बढ़ता है। सिंपल सी बात है। समुद्र तट से दूरी कोई रीजन हुआ क्या? कोई रीजन नहीं हुआ। समुद्र तल से ऊंचाई कोई रीजन हुआ क्या? तो समुद्र तल से ऊंचाई भी जो है मध्य प्रदेश का कोई रीजन नहीं हुआ। ठीक है। तीसरी चीज है वनों का असमान वितरण, तो हर जगह वन है भाई, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो ये भी कोई वास्तविक रीजन नहीं हुआ। तो सबसे पहला जो है ये भी गलत, ये भी गलत। तो आपका तीसरा जो आंसर है, अगर तीनों आपको नहीं पता, क्वेश्चन का आंसर भी नहीं पता आपको, फिर भी जो है क्वेश्चन जो है आपने इसे सही टिक किया। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? राज्य की भौतिक बनावट। क्या हो जाएगा? राज्य की भौतिक बनावट। दैट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब भौतिक बनावट क्यों है? क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश जो है ना, मध्य प्रदेश का जो आधा हिस्सा है ना, नर्मदा का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी ढलान है, ऊपर के ही उत्तरी ढलान, तो मतलब उत्तर की ओर झुका हुआ है। और नर्मदा का नीचे वाला हिस्सा जो है दक्षिणी ढलान की ओर झुका हुआ है। जो सारा का सारा पानी दक्षिणी ढलान का जाता है वेनगंगा, और वेनगंगा जो है गोदावरी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? गोदावरी में मिल जाती है। मतलब मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश की जो अधिकांश नदियां जो है दूसरी नदियों में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? दूसरी नदियों में मिल जाती है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर का विस्तार उत्तर प्रदेश व आधा मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है। तो ये जो गोविंद बल्लभ जो है ये आपको सागर मिलेगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर का विस्तार जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश में है। लेकिन इसका विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो थोड़ा सा आप लॉजिक लगाना है इसके लिए भी, इस क्वेश्चन के लिए लॉजिक लगाना है आपको ना। अगर ये आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसके लिए लॉजिक लगाना। मान लो आपको एक क्वेश्चन नहीं पता है, इसका आंसर नहीं पता है, ठीक है, और आप इसको पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले एलिमिनेशन थ्योरी लगाएंगे, जो मैंने आपको पहले बहुत बार कही है, इस बार भी कहता हूँ। सबसे पहला है इसमें जबलपुर, है ना। तो आपको पता होना चाहिए जबलपुर जो है, जबलपुर की सीमा किसी राज्य से नहीं लगती है। सबसे पहली बात, जबलपुर की सीमा किसी से राज्य से नहीं लगती है, तो पहला आंसर जो है गलत हो गया आपका ना। दूसरा है शहडोल, तो शहडोल जो है इसकी सीमा जो है छत्तीसगढ़ से लगती है। किससे लगती है? छत्तीसगढ़ से लगती है। तो दूसरा आंसर जो है ये भी जो हो गया गलत हो गया ना। तीसरा बचता है आपका रीवा। कौन सा बचता है? रीवा बचता है। तो रीवा की सीमा किससे लगती है? तो बिल्कुल रीवा की सीमा लगती है यूपी से। और चौथा आंसर हो गया आपका सीधी, तो सीधी की सीमा भी किससे लगती है? यूपी से लगती है। तो आपको दोनों में आंसर देखना है, तो सबसे ज्यादा जो बाउंड्री बनाएगा वो रीवा बनाएगा। और याद रखना जो सबसे ज्यादा बाउंड्री बनाएगा उसके पास कार्य करने के लिए सारी सुविधाएं होनी चाहिए, तब जाके वो आगे बढ़ेगा। तो ये जिला तो जमीन देगा नहीं, देने से रहा नहीं। जिसके पास ज्यादा जमीन है और ज्यादा जमीन के साथ उपयोग नहीं है वो जरूर दे देगा इसको। तो ये दिया है किसने? सीधी ने दिया है। किसने दिया है? सीधी ने दिया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सीधी। बाद में सीधी जो है अलग हो गया है, सॉरी सीधी से अलग हुआ है आपका अलीराजपुर, सॉरी माफी चाहूंगा, अलीराजपुर नहीं, सिंगरौली अलग हुआ है। क्या हुआ है? सिंगरौली अलग हुआ है, जिसे आप ऊर्जा राजधानी बोलते हैं, सिंगरौली, सॉरी कैसा लिखा रहा है, सिंगरौली अलग हुआ है। क्या हुआ है? सिंगरौली जो है अलग हो गया। ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सीधी हो जाएगा। आप सिंगरौली ऑप्शन में आए तो सिंगरौली पे लगा दीजिए। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग। सिवनी जिले में स्वतंत्रता संग्राम किसने प्रारंभ किया था? देखिए अब स्वतंत्रता सेनानी की ओर हम बढ़ चुके हैं। तो सीधी जिले में जो है स्वतंत्रता संग्राम जो है किसने प्रारंभ किया था? संग्राम किसने प्रारंभ किया था? तो आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है। क्या बताना है? उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो जटार, गुप्तेश्वर सिंह और गणेश कुमार सिंह, विपिन बिहारी सिंह। तो ये नाम एज इट इज आपको याद करनी पड़ेंगे, इसमें कोई दराई नहीं, इसमें कोई एलिमिनेशन थ्योरी नहीं। आपको एक आंसर अगर लाना है, एक नंबर अगर लेना है, तो आपको पूरे नाम याद होना चाहिए। तो सिवनी जिले में स्वतंत्रता संग्राम किसने प्रारंभ किया था? वो किया था जटार ने। किसने किया था? जटार। तो एक चीज याद रखिए आप लोग कि स्वतंत्रता सेनानी जो है मध्य प्रदेश में किसका किसका योगदान रहा है, कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी का मध्य प्रदेश में योगदान रहा है, उनका में हम लोग उनका जो है एक वीडियो जो है प्रॉपर वीडियो बनाकर डाल देंगे। उससे ट्रिक वाइज अगर आपको सहूलियत भी होगी और आपको ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो जीएस जो है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स है,
जैसे रीजनिंग है, इसमें आपको मेथड वाइज कैलकुलेशन सीरीज आप सॉल्व कर सकते हो। सारी मेथड अगर आपको पता है तो आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जीएस जो है बहुत अथाह है, पूरा विश्व इसमें समाया हुआ है, इसीलिए इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक होता है। चलिए, आप इसमें दुविधा में फंस सकते हैं किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग जो है क्वेश्चन पर जाएंगे, है ना। तो मैंने लिखा है, मैंने क्वेश्चन पिक किया है 149 का, मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक होता है। तो किस जिले में सर्वाधिक होता है तो देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है सिवनी। कौन सा है? सिवनी। तो ये पता होना चाहिए आपको, मालवा क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र? मालवा जो रीजन है उसमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है। कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा जो होता है सोयाबीन होता है। और सोयाबीन संयंत्र, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थापित किया गया है उज्जैन में, है ना, उज्जैन में स्थापित किया गया, याद रखिएगा। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? क्वेश्चन आया हुआ है, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर है? तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है आपका इंदौर में है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए आपके। तो सिवनी सिरे से गलत हो जाएगा, क्योंकि सिवनी कहाँ पड़ता है? छिंदवाड़ा के बगल में पड़ता है, और छिंदवाड़ा के बगल में जो रीजन है वो सतपुड़ा घाटी में बसा हुआ है। तो ये ऑप्शन पहला तो गलत हो गया। मुरैना बिल्कुल मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार में पड़ता है, तो ऑप्शन से ये भी एलिमिनेट हो गया। आपको मालवा पिक करना है। क्या करना है? मालवा पिक करना है। दूसरा पड़ा आपके पास छतरपुर। क्या पड़ा? छतरपुर पड़ा। क्या पड़ा? छतरपुर पड़ा। छतरपुर जो है छतरपुर आपका कहाँ पड़ेगा? तो ये बुंदेलखंड में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? बुंदेलखंड पे पड़ेगा। दूसरा आपके पास ऑप्शन बचता है मंदसौर। क्या पड़ता है? मंदसौर। तो मंदसौर में भी इतना इसका उत्पादन नहीं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा खेती होती है अफीम की। कौन सी होती है? अफीम की। तो ये भी सिरे से कट गया। अब इन सब में जो है सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, मालवा को अगर छोड़ दिया जाए, तो राइट आंसर आपका होना चाहिए इसमें सिवनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिवनी। तो राइट आंसर क्या होगा? सिवनी। लेकिन सबसे ज्यादा मालवा क्षेत्र में सोयाबीन होता है, एक चीज याद रखना। अगर मालवा के कुछ ऑप्शन अगर जिले दिए रहते हैं तो वो राइट आंसर होता है, ना कि ये सिवनी, है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है जाना है, तो सिवनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग, है ना। मध्य प्रदेश की कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश के सहयोग से बनी है ना। मध्य प्रदेश की कौन सी परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के सहयोग से बनी हुई है? उत्तर प्रदेश के सहयोग से बनी हुई है। तो सबसे पहली है चंबल घाटी परियोजना। कौन सी योजना? चंबल घाटी परियोजना, केन बहुउद्देशीय परियोजना, पेंच परियोजना, कुरनाल परियोजना। तो आपको ऑप्शन क्लिक करना है कि कौन सी परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के सहयोग से बनी हुई है। तो उत्तर प्रदेश के सहयोग से जो परियोजना बनी हुई है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, तो वो बनी हुई है केन। क्या है? केन। अब पिक करते हैं। तो चंबल जो है, चंबल निकलती है कहाँ से? तो चंबल निकलती है आपके इंदौर के जानापावा पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? जानापावा पहाड़ी से। अब ये जानापावा पहाड़ी से होते हुए कहाँ जाती है? गांधी सागर बांध, उसके बाद ये यहाँ से होते हुए आपके राजस्थान में प्रवेश करते हुए, और ये कहाँ निकल जाती है? ये निकल जाती है यमुना में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? यमुना। तो यहाँ पर कोई बहुउद्देशीय परियोजना तो है नहीं, ठीक है, जो उनके सहयोग से है। अगला पेंच जो है, पेंच तो महाराष्ट्र के सहयोग से है, महाराष्ट्र इसमें इंक्लूडेड है। कुरनाल जो है, कुरनाल भी ऐसा विशेष नहीं है, तो कुरनाल भी जो है इससे संबंधित नहीं है। तो केन जो है बहुउद्देशीय परियोजना जो है, केन परियोजना जो है किससे संबंधित है? तो केन परियोजना जो है यूपी उत्तर प्रदेश से जो है संबंधित है। किससे संबंधित है? यूपी के साथ जो है इसका गठबंधन है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन। कल हमने कितने क्वेश्चंस देखे थे? तो कल हमने इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन देखे थे। आज 50 क्वेश्चन देखे, तो टोटल कितने हो गए? आज हो गए टोटल आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कितने हो गए? 150 क्वेश्चन जो हो गए कंप्लीट हो गए। और आने वाले समय में हम लोग जो है 50 क्वेश्चन का सेशन और लेके आएंगे, ताकि जो है आपको एग्जाम्स में, वर्तमान जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें भी आपको प्रॉब्लम ना जाए, और मध्य प्रदेश जो है आने वाले समय में और भी एग्जाम्स जो है कंडक्ट करवाएगा, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम ना जाए। इसीलिए हमने ये क्वेश्चन सीरीज लेके आई है ना। आपको अगर अच्छा लगता है, आप अगर नए जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, तो बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो पहले भी मैंने आपको यही कहा है, समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा है,
इसीलिए 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, है ना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहकर लाभ उठाइएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और जितने भी क्वेश्चंस जो है मैंने आपको करवाए हैं, क्या करवाए हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने नोट डाउन करवाए हैं आपको, वो आप एक पेपर में बनाकर, ठीक है, एक पेपर में बनाकर बार बार इसे रिपीट करें, या फिर इसी वीडियो को बार बार पुश करके आप लिख लिख कर जो है याद करें। जब आपके पास मटेरियल होगा, क्या होगा, आपके पास मटेरियल होगा, तो मटेरियल होने से आपके पास शब्द रहेंगे, और शब्द अगर आपके पास ज़्यादा रहेंगे तो आप बोल पाएंगे ना। कैसे कुछ लोग फटाफट फटाफट स्टेज पर बोल पाते हैं, आपसे, आपके मुख से आवाज़ नहीं निकलती। रीज़न ये होता है कि आपके पास शब्द नहीं होते। क्या नहीं होते, शब्द नहीं होता। और सामने वाले व्यक्ति जो होता है उसके पास शब्द होता है, शब्दों का भंडारण होता है, और शब्दों का प्रयोग करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, शब्दों का प्रयोग करना आना चाहिए। ठीक है, कल मिलते हैं, धन्यवाद।